हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो स्टेजेस बताई थी उसकी उस टाइम पे इनकी थ्योरी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है रेदर देन साइकोलॉजिकल। लेकिन आज के टाइम पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी की वजह से होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब मानी जा रही है कि जो सेक्सुअल फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड जो स्टेजेस बताई थी फ्रॉइड ने, कहीं ना कहीं पे वो कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो एक्चुअली में लोग उससे सफ़र करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। अब इसमें जैसे ये बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर्स की। सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है कि सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता है लोगों में, या उनका इंटरेस्ट टोटली ख़त्म हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी में। सो it includes disturbances in sexual desire and sexual arousal, disturbances in the ability to attain orgasm, and other disorders including pain during sexual relations, a lack of interest in sex or active aversion to sexual activity। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना या उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाना, ये आ जाता है सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर्स में। In contrast, sexual arousal disorders involve the inability to attain or maintain erection or absence of vaginal swelling and lubrication. सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर होता है जो सेक्सुअली अराउज नहीं हो पाते हैं। सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर का मतलब है जब डिजायर्स ही खत्म हो जाते हैं। अराउजल डिसऑर्डर का मतलब है कि डिजायर्स होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गेट अराउज सेक्सुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेल्स दे आर नॉट एबल टू मेंटेन एन इरेक्शन, and in case of females vaginal swelling and lubrication is not there। तो इसी में आपके ऑर्गेज्म डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस में। नाउ पैराफिलियाज डिस्टर्बेंसेस इन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट और बिहेवियर। पैराफिलियाज का मतलब है ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सेक्सुअल अराउजल दैट कैन नॉट अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल इमेजरी और एक्ट। मतलब सेक्सुअल अराउजल तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई अनयूजुअल इमेज या कोई अनयूजुअल एक्ट ना हो। अनयूजुअल मीन्स जो नॉर्मली नहीं होता है। अनयूजुअल किसी चीज़ को देख के अराउज होना या अनयूजुअली कुछ करके अराउज होना, कोई एक्ट करके, उसको हम पैराफिलियाज कहते हैं। So, according to most psychologists, when unusual or bizarre imagery or acts are necessary for sexual arousal, मतलब unusual या कोई अजीब सी इमेज या कोई unusual सी चीज़ देखकर या किसी एक्ट में इन्वॉल्व होकर ही सेक्सुअल अराउजल होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। सो दीज थिंग्स क्वालिफाई एज डिसऑर्डर्स। इसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं जिनको पैराफीलियास के अंदर डालते हैं, इस कैटेगरी के अंदर। और पैराफीलिया कैटेगरी में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि फेटिशेस होते हैं ना, फेटिश होता है किसी चीज़ को लेके कि जैसे फेटिश का मतलब होता है कि उसको कोई किसी पर्सन को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है कोई चीज़। इंडिविजुअल्स बिकम अराउज्ड एक्सक्लूसिवली बाय इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती, तो उसको देख के अराउज हो जाते हैं। जैसे किसी क्लोथिंग आर्टिकल को देख के अराउज हो जाते हैं, जैसे लॉन्ड्रीज वगैरह की एड्स जो दिखाते हैं उसमें मेन एम यही होता है उनका कि जो लोग हैं उसको देख के अराउज हों। तो क्लोथिंग के आर्टिकल्स हो गए, या फिर अनयूजुअल केसेस में एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स को देख के अराउज हो रहे हो, या डेड बॉडीज को देख के, और इवन ह्यूमन वेस्ट को देख के। तो ये डिसऑर्डर्स में आ जाता है, फेटिशेस में। Then frotteurism is another paraphilia which involves fantasies and urges focused on touching or rubbing against a non-consenting person। Non-consenting means जो तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, जिसका कंसेंट नहीं है, उसको देख के उसको टच या उसको रब करने से वो हो रहा है, फैंटेसीज डेवलप हो रही हैं, अर्जिज हो रही हैं। टचिंग the touching, not the coercive nature of the act, is what person with the disorder finds sexually arousing। मतलब जस्ट अगर वो नॉन कंसेंटिंग पर्सन को, किसी भी ऐसे पर्सन को टच करता है तो वो सेक्सुअली अराउज हो जाता है। द मोस्ट डिस्टर्बिंग पैराफेलिया ऑफ ऑल इज द पीडोफीलिया। और एक तो सबसे ज़्यादा जो आपको न्यूज़ में भी कई बार इस चीज़ के बारे में बहुत बार सुनने को आता होगा, जिसको बोलते हैं पीडोफीलिया, इन विच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस सेक्सुअल अर्जीज एंड फैंटेसीज इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। तो जिसमें ये बच्चों को देख के सेक्सुअली अराउज होते हैं लोग,
और यंगर चिल्ड्रन होते हैं इसमें इन्वॉल्व, तो हम कई बार बहुत ऐसी न्यूज़ भी सुनते हैं जिसमें छोटे बच्चों के साथ बहुत केसेस होते हैं मोलेस्टिंग के। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पीडोफीलिया में आती हैं, जब इंडिविजुअल जो है यंगर चिल्ड्रन को देख के सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं। सो द टू पैराफीलियाज आर सेक्सुअल सैडिज्म एंड सेक्सुअल मैसोचिज्म। पहला सैडिज्म का मतलब क्या होता है? सैडिज्म सैडिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है? जब हम किसी को परेशान करके हमें खुशी मिलती है। सेक्सुअल सैडिज्म मीन्स दे बिकम सेक्सुअली अराउज्ड बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन और ह्यूमिलेशन। किसी को ह्यूमिलेट करके जिसको जो सेक्सुअली अराउज होता हो उसको बोलते हैं सेक्सुअल सैडिज्म। दूसरा सेक्सुअल मैसोचिज्म का मतलब है जब खुद वो रिसीव करता हो इस तरह की ट्रीटमेंट, मतलब कोई उसके साथ उसको ह्यूमिलेट करे या उसके साथ पेनफुली ट्रीट करे तो उसको सेक्सुअल अराउजल्स होते हैं। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये पैराफीलियाज में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़े और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ साइड में दी हुई है। तो जैसे एग्जिबिशनिज्म में क्या है? सेक्सुअल अर्जीज और अराउजिंग फैंटेसीज इन्वॉल्विंग एक्सपोजर ऑफ वन जेनाइटल्स टू एन अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर। तो अपने आप को किसी अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर को एक्सपोज करने पे सेक्सुअल अर्जीज होते हैं या ऐसी फैंटेसीज होती हैं। फिर वॉयरिज्म मीन्स recurrent sexual urges or arousing fantasies involving the act of observing an unsuspected person। मतलब किसी को देख के अगर सेक्सुअल अर्जेस आ रही हैं। देन फेटिशिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देख के अराउज होना। सैडिज्म एंड मैसोचिज्म भी हो चुका है। ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म मीन्स इंटेंस सेक्सुअल अर्जेस एंड अराउजिंग फैंटेसीज इन्वॉल्विंग क्रॉस ड्रेसिंग। तो क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई मेल है तो वो फीमेल की ड्रेस पहनता है तो वो सेक्सुअली अराउज हो जाता है, या फीमेल है वो मेल की। ड्रेसिंग इन द क्लोथिंग ऑफ अदर सेक्स। और ये बाकी सारे पैराफीलियास दिए हुए हैं जिसमें से एक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉटरिज्म, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई नॉन कंसेंटिंग पर्सन को टच करना या रब करना इन्वॉल्व होता है। नेक्रोफीलिया के क्या मतलब है? जब हम कॉर्पसेस यानी डेड बॉडी को देख के सेक्सुअल ऑब्सेशन हो रहा है किसी को अगर। उसके बाद दिस इज लिस्मेफीलिया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट फ्रॉम हैविंग एनिमास। सो एनिमाज एक ट्रीट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब कॉन्स्टिपेशन होती है लोगों को और वो अपने बिना ट्रीटमेंट के वो क्योर नहीं हो पाती है, तो उस केस में एक फ्लूइड इंजेक्ट करा जाता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट जिसको एनिमाज बोलते हैं। तो उसको देख के अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं लिस्मेफेलिया। देन यू हैव क्रोपोफीलिया, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट इन फीसिस, ह्यूमन वेस्ट होता है जो। एंड लास्ट में वी हैव जूफीलिया, जब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनिमल्स। तो ये सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। देन वी हैव जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल्स बिलीव दैट दे वर बॉर्न विद रॉन्ग सेक्सुअल आइडेंटिटी। जब उन्हें ये लगता है कि वो रॉन्ग सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ बॉर्न हुए हैं और उन्हें अपनी सेक्स चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ लोग एक्चुअली में कर भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। So that they identify strongly with other sex and show preferences for cross dressing। तो वो लोग जिनको ऐसे लगता है कि अगर कोई मेल है सपोज, उसको लगता है कि उसको फीमेल होना चाहिए, वो कपड़े भी फीमेल्स के पहनता है, प्रेफर करता है फीमेल कपड़े पहनना। या ऐसे कोई फीमेल है जिसको लगता है कि उसे मेल होना चाहिए था, वो उसका जेंडर गलत है और वो मेल की तरह ही ड्रेसिंग करती है। दे आर डिस्प्लीज विद देयर ओन बॉडीज, एंड वो उनको अपनी बॉडीज, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उन सब चीज़ों से मतलब उनको लगता है कि हमें ये हमारे लिए नहीं है, हमें दूसरे जेंडर का होना चाहिए था। दे रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल्टर देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कई बार लोग उसको मेडिकली सेक्स चेंज भी करवा लेते हैं। Advances in surgical techniques, however, have now made it possible for such person to undergo sex change operations in which their sexual organs are actually altered। तो यहाँ पे मेडिकली सर्जरीज के थ्रू सेक्स चेंज ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं। सेवरल थाउजेंड इंडिविजुअल्स हैव अंडरगॉन सच ऑपरेशंस, और ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये इस तरह के केसेस भी बहुत हैं जिनमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू इवेलुएट सच रिपोर्ट्स।
मतलब किस चीज़ की रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो उसके बाद क्या वो जब वो जेंडर चेंज करा लेते हैं तो क्या वो एक्चुअली में उसके बाद हैप्पी हैं, क्या उनका डिसऑर्डर ख़त्म हो जाता है, क्या वो डिसऑर्डर का इलाज यही है कि जब वो सर्जरी करा लें तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं है एक्चुअल में कहीं पे भी। Perhaps after waiting for years of surgery, spending large amount of money for their sex change operation, such persons have little choice but to report। तो ये कह रहे हैं कि जब वो इतना कुछ चेंज करा लेते हैं, अपना पूरा जेंडर चेंज करा के इतने पैसे लगा लेते हैं, तो फाइनली वो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि अब वो सेटिस्फाइड हैं। वो अंदर से ना भी सेटिस्फाइड हो लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होती है, प्लस इसके अंदर बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो कोई चीज़ अगर बार बार आप नहीं कर सकते तो आप अपने आप को एक ही बार में सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि ये डिसऑर्डर ट्रीट हो चुका होता है। सच सर्जरी इज अ ड्रास्टिक स्टेप एंड शुड बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन वुड बी पेशेंट फुली अंडरस्टैंड। तो इसमें रिस्क होते हैं इसलिए। नाउ कमिंग टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जैसे हमने पहले भी काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं तो इसमें काफ़ी सब वो रिपीट होने वाले हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पैरानोया हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, एक्सट्रीम एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सनालिटी ट्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत डिस्ट्रेस होता है जो इससे सफ़र कर रहे हैं इस डिसऑर्डर से। स्कूल में, काम में, या कोई भी उनका पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो सब डैमेज होने लगता है। यहाँ पे इन्होंने 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। तो जो पहला ग्रुप है दैट इन्वॉल्व्स ऑड एसेंट्रिक बिहेवियर, दैट इंक्लूड्स 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड, schizoid and schizotypal। Person suffering from paranoid personality disorder believe that everyone is out to get them, मतलब हर कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनको धोखा देना चाहता है, उनकी एडवांटेज लेना चाहता है। So Louis, the employee who came close to attacking me many years ago, certainly acted in this way। तो जो लोग पैरानॉय का मतलब क्या होता है, पैरानॉय मीन्स हमेशा डरते रहना, तो उनको ये पैरानॉइड डिसऑर्डर जिनको होता है उनको ये लगता है कि हर कोई उनको मारना चाहता है। देन स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन विद डिसऑर्डर शो लिटिल और नो साइन ऑफ इमोशन, मतलब एक सोशल स्किल बेसिक लैकिंग होते हैं, कोई इमोशंस नहीं होती उनके अंदर। स्किज़ोइड टोटली एकदम डिफरेंट हो गया पैरानॉइड से। पैरानॉइड मतलब ओवरली अपने आप को इमोशन दिखा रहे हैं, अपने डर दिखा रहे हैं ओवर, और स्किज़ोइड बिल्कुल ही इमोशनलेस है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म ए फ्यू और एनी, मतलब उनके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत कम होते हैं और वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, लाइफ रहते हैं, मतलब क्योंकि फैमिली नहीं बिल्ड कर पाते हैं किसी के साथ, इमोशंस ही नहीं होते हैं, तो अकेले रहते हैं, होटल्स वगैरह में रहते हैं, चीप होटल्स में, फैमिली में नहीं रहते हैं। तीसरा जो स्किज़ोटाइपल बोल रहे हैं, जो इसी से मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, स्किज़ोइड स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें भी क्या है, सोशल आइसोलेशन रहती है, क्योंकि ये भी आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी की तरह, क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। हाउएवर पर्सन विद दिस डिसऑर्डर हाईली एंशियस, मतलब सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं और अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे मिसमैच कपड़े पहन के जाएंगे या गर्मियों में स्वेटर पहन के जाएंगे, तो ये जो अजीब तरीके से सोशल सेटिंग्स में बिहेव करते हैं उनको स्किज़ोटाइपल बोलते हैं। Recent findings suggest that person may have deficit in working memory and inability to shift from automatic to control processing. This may account in part for this strange behavior, मतलब इनकी वर्किंग मेमोरी में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमारी ऑटोमेटिक टू कंट्रोल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, एक काम होता है जो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है पूरा कंट्रोल के साथ, क्योंकि हम वो पहली बार कर रहे हैं। एक होता है जो हम बहुत बार कर चुके तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। तो इनकी ये जो ऑटोमेटिक से कंट्रोल प्रोसेसिंग पे शिफ्ट होने की जो वर्किंग मेमोरी का जो एबिलिटी है ये बहुत कम होती है। तो कुछ चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं जो ये ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, जो बहुत बार कर चुके हैं पहले। तो वर्किंग मेमोरी में कुछ इनके डेफिसिट होता है। ये तो था पहला क्लस्टर जिसमें इन्होंने पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल पढ़ा। पहला ग्रुप है ये, ग्रुप 1। फिर ये ग्रुप 2 बता रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड मेजर क्लस्टर पर्सनालिटी इन्वॉल्व ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक, मतलब जो लोग बहुत ड्रामेटिक होते हैं, बहुत इमोशनल, जिसमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अभी मैं बताऊंगी आपको इसमें क्या होता है। इसमें क्या बता रहे हैं, एक तो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लोग होते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, उनके मूड बहुत जल्दी चेंज होते हैं, और मतलब
एक ये मूवी की बात कर रहे हैं, फेटल अट्रैक्शन कह रहे हैं, उसमें आपको ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है उसमें दिखाया गया है किस तरीके से होता है। इन लोग जैसे जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के अफेयर्स बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, वो हमेशा उनकी चेंज होती रहती है उनकी प्रेफरेंसेस। एंड जैसे यहाँ पे एक इस मूवी में कह रहे हैं कि एक लेडी होती है जिसका अफेयर होता है एक मैरिड पर्सन के साथ, और जब वो उसको मना करता है कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है, डेंजरस वे से बिहेव करती है। तो इसलिए जो लोग होते हैं ना, ये अनप्रिडिक्टेबल टाइप के हो जाते हैं, कभी भी किस तरह का भी पैटर्न शो करने लग जाते हैं। देन इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके प्रेफरेंसेस बहुत चेंज होते हैं, और जिनको ये पसंद करते हैं बहुत जल्दी उनको हेट करना भी शुरू कर देते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स एकदम से एनिमीज बन जाते हैं। तो ये जो बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में होती है। देन वी हैव हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो जानबूझ के इस तरह तैयार होके जाएंगे, इस तरह से अपना हेयर स्टाइल बना के जाएंगे कि लोग उन्हें देखें, मतलब अनयूजुअल वेज ऑफ यूजिंग फिजिकल ब्यूटी और सेक्स अपील टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी, दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए वो अपने आप को बाहर से बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर बना लेते हैं। और तीसरा है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक का मतलब है सिर्फ अपने आप से प्यार होना। तो ये वो लोग होते हैं जिनको अपने बारे में बहुत ही ग्रैंड आइडियाज़ होते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ है वो किसी के अंदर नहीं है, मतलब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एबल हैं हर चीज़ में, हम सबसे बेटर हैं, सबसे अच्छे हैं, बेस्ट है, तो वो नार्सिस्टिक हो गया। तो सेकंड ग्रुप में आपकी 3 पर्सनालिटीज़ कौन सी आ गई है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी आ गई है, हिस्ट्रियोनिक आ गई है, और नार्सिस्टिक आ गई है। फिर इन दिस क्लस्टर द पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट वन इन सम वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटी सोशल। अब इसी में ये कह रहे हैं एक और, इसी ग्रुप में और एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डाल सकते हैं जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंटी सोशल मतलब नाम से पता चल रहा है बहुत एंटी होते हैं, सोशल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, दूसरों को मैनिपुलेट करना, रूल्स और लॉज को बिल्कुल ना मानना, इम्पल्सिव होना, इरिस्पॉन्सिबल होना, जिनको पनिशमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये सब सुन के लग रहा हो कि क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर इस तरह की होती है। अभी अगेन एक फिल्म का एग्जाम्पल दिया है, द ग्रिफ्टर्स। सेवरल करेक्टर्स शो अ टोटल लैक ऑफ कंसर्न विद लॉज। तो इस मूवी में ये कह रहे हैं कि दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉज क्या हैं, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, और दूसरों के ह्यूमन राइट्स का भी फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी को ब्रूटली मर्डर भी कर दे तो इन्हें कोई फीलिंग नहीं आती है, तो उसको कैलसनेस बोलते हैं, कि बिल्कुल भी फील ना कर पाना। तो नाउ व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर? क्या क्यों होते हैं ये डिसऑर्डर्स? द इम्पल्सिविटी, एग्रेशन, ये क्यों होती है इसमें? इट इज मे बी लिंक टू द डेफिसिट इन द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब उनके अंदर एक कमी होती है कि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर सकते। ग्रेटिफिकेशन मतलब जो चीज़ उनको चाहिए वो अभी चाहिए, वो उसको रोक नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बचपन से ये चीज़ सीखते आ रहे होते हैं कि हमें जो चाहिए उसके लिए हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए, हर चीज़ हमें हाथ में उस टाइम नहीं मिल सकती, लेकिन इनके केस में ये चीज़ नहीं होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिनके अंदर एंटी सोशल, देखा गया है कि ब्रेन फंक्शन में abnormalities होती हैं, जैसे कि वो न्यूरो ट्रांसमीटर हमने पहले भी जो पढ़ा था सेरोटोनिन, सो उसमें डिस्टर्ब abnormalities आ जाती हैं। सच पर्सन शो रिड्यूस रिएक्शन टू नेगेटिव स्टिमुलाई। नेगेटिव स्टिमुलाई के कोई इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब जैसे अगर आप इनको पनिश भी कर दो तो इन लोगों का रिएक्शन नहीं होता, उसको देख के रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा, इनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव इमोशंस नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरों के सामने अगर इनको कोई गुस्सा करके दिखाया तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ नेगेटिव इमोशंस ये नहीं पहचान पाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है। तो पहला हमने जो ग्रुप पढ़ा वो ये वाला था जिसमें हमने ये 3 पर्सनालिटीज़ पढ़ी हैं। दूसरा ग्रुप हमने जो पढ़ा था वो ये वाला है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक। थर्ड वन जो हम अभी करेंगे वो उसमें ये आ जाते हैं, एंशियस, फियरफुल पर्सनालिटी, जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनिबिशन, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब बहुत सेंसिटिव होना, अपने आप को इनएडिक्वेट समझना, हमेशा बाहर ना निकल के लोगों से घुलना, अपने आप को हमेशा इन्फीरियर समझना।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट मीन्स हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहना कि कोई उनके आके उनकी ध्यान रखेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे, डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नोन प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया, और इसके काफ़ी सारे अलग टाइप्स भी होते हैं। इसमें अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव का मतलब जब कुछ चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन हो जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है जो चीज़ें थी वो उनमें कमी हो जाती है। तो इसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑडियो विजुअल मतलब सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। हेलुसिनेशंस में फील भी हो सकता है कई बारी कि कुछ उनकी स्किन पे चल रहा है, इस तरीके से टैक्टिकल भी होती हैं। डिल्यूजन्स होती हैं, मतलब डिल्यूजन का मतलब किसी उसमें रहना, अनबिलीवेबल रियलिटी में रहना। स्पीच में डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, बहुत सारे अलग सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये कह रहे हैं कि जिनके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनको हम टाइप 1 स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, और जिनके अंदर नेगेटिव सिम्टम होते हैं उन्हें कहा जाता है कि उनको टाइप 2 स्किज़ोफ्रेनिया है। पॉजिटिव में क्या क्या है, डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन मतलब वो नॉर्मल इवेंट्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, अपने अलग ही गलत बिलीव्स रखते हैं रियलिटी के। हेलुसिनेशंस है मतलब उनको चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, सुनाई देती रहती हैं। डिसऑर्डर थॉट प्रोसेस है, गलत तरीके से सोचना, गलत तरीके से थिंकिंग करना। तो डिल्यूजन कैन टेक इन मैनी फॉर्म्स, डिल्यूजन्स के भी बहुत सारे फॉर्म है। जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब है हर उनको ये लगता है कि जैसे वो हमने उसमें पढ़ा था पैरानॉइड पर्सनालिटी में, उसी टाइप का है कि उनको लगता है हर कोई उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, मतलब उनके अगेंस्ट प्लान बना रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है या उनको कोई थ्रेटन कर रहा है, मिसट्रीट कर रहा है। तो ये एक डिल्यूजन होता है जबकि कोई कर नहीं रहा होता उनको। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर ये होता है उनको लगता है कि हाँ वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कोई वो बहुत फेमस है, उनके पास बहुत पावर है, उनको उनको अर्थ पे गॉड ने भेजा है कुछ करने के लिए। तो दे क्लेम दे आर प्रेसिडेंट, फेमस मूवी स्टार, वो अपने आप को गॉड भी बना लेते हैं कई बारी। एक डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल है, मतलब दे बिलीव कि उनको किसी और ने कंट्रोल कर रखा है, मतलब किसी इविल फोर्स ने या किसी किसी और दूसरे प्लैनेट के किसी एलियन ने उनके थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल कर रखा है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये फेजिक होते हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं फेजिक मतलब फेजेस में होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, फेजेस में होते हैं, और मतलब किसी को कम भी हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा भी हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस तो मोस्टली सबको ही होते हैं कि कुछ दिखाई देना, कुछ सुनाई देना, आवाज़ें सुनाई देना जो नहीं हो रही है। तो Mark reported hearing voices of a man, woman, child telling him that he was Harry Truman and he was responsible for killing thousands of Japanese। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया इन्होंने किसी का कि उसको ये आवाज़ें आती रहती थी लोगों की, किसी मैन की, किसी लेडी की और एक बच्चे की, कि तुम हैरी ट्रूमन और तुम ही ने काफ़ी सारे लोगों जापानीज लोगों को मरवाया था। तो ये सब चीज़ें इस तरह की इनको होती हैं। फिर एक यहाँ पे ना एक और बताया हुआ है कैटाटोनिया करके। कैटाटोनिया मतलब वो अजीब से पोस्चर में खड़े रहते हैं घंटों तक और हिलते भी नहीं है, ये भी एक सिम्टम है डिस्टर्ब मूवमेंट का, कैटाटोनिया बोलते हैं इसको। स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक टाइप है। तो पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया डू नॉट थिंक और स्पीक लाइक अदर्स, दूसरों की तरह नहीं बोलते, डिसऑर्गेनाइज, वो हमारी तरह एकदम कंटिन्यूस सेंटेंस बना के नहीं बोल सकते, टूटे टूटे सेंटेंसेस में बोलते हैं, कई बार तो उसका मीनिंग भी नहीं निकलता जो वो बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक ऑफन क्रिएट वर्ड्स ऑफ देयर ओन, वो अपने ही खुद के वर्ड्स भी बना लेते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है कभी भी कुछ भी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो बात करते हैं तो वो अपने खुद के वर्ड्स बना लेते हैं, ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिक भी अपने खुद के वर्ड्स बना लेते हैं और ऐसे लगता है कि वो जंबल वर्ड्स में बात कर रहे हैं, जिसको इन्होंने बोल रखा है वर्बल सैलेड। एंड देन दे हैव अ कैपेसिटी फॉर सिलेक्टिव अटेंशन, प्रॉब्लम्स एंड सेवरल अदर्स सीम टू स्टेम फ्रॉम, अच्छा इनकी सिलेक्टिव अटेंशन की कैपेसिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और वो मतलब नहीं अटेंड कर पाते हैं चीज़ों को, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड देन वो कैटाटोनिया का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अजीब सा पोस्चर बना के एक ही पोजीशन में काफ़ी घंटों तक बैठे रहते हैं। फिर आती है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि जो चीज़ उनके अंदर पहले थी, जैसे जो इमोशंस उनके अंदर पहले थी वो ख़त्म हो जाती है। नेगेटिव इसलिए बोला गया है, कुछ नया नहीं ऐड होता लेकिन जो था वो ख़त्म हो जाता है। फ्लैट इफेक्ट आ जाता है, मतलब इमोशंस टोटली ख़त्म हो जाती है, एकदम फ्लैट लुक होता है फेस पे।
इमोशंस कुछ नज़र नहीं आती हैं उनके अंदर, ऐसे लगता ही नहीं कि वो अलाइव हैं। देन अनदर नेगेटिव सिम्टम इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है एकदम मोटिवेशन विल एकदम ही खत्म हो जाना, ये मतलब घंटों तक खाली बैठे रहते हैं एकदम बिना मतलब किसी मोटिवेशन के, एक जगह पे घंटों तक बैठे रहते हैं और कहीं भी उठ के चले जाते हैं। थर्ड इज एलोजिया, दैट इज अ लैक ऑफ स्पीच, बोलना बंद कर देते हैं अचानक से टोटली। तो ये नेगेटिव सिम्टम्स है, मतलब जो चीज़ पहले थी वो एकदम खत्म हो जाती है। Then we have catatonic type, a dramatic type called schizophrenia in which individuals show marked disturbances in motor behavior. They alternate between total immobility and wild excited behavior. मतलब यहाँ तो बिल्कुल ही टोटल इमोबाइल हो जाएंगे या बिल्कुल ही एक्साइटेड हो जाएंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्रॉनिक डिसऑर्डर है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट लिखा हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक भी चलता है ये, कई बार ये ख़त्म नहीं होता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है, तो इसकी कोई वो नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम बताया इन्होंने 6 महीने तो होता ही है, और ये एडोलेसेंट्स को भी हो सकता है अर्ली 20s में, और इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसका रीज़न स्किज़ोफ्रेनिया का। और एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि कंटेंट ऑफ हेलुसिनेशन वेरीज इन वेस्टर्न सोसाइटी हेलुसिनेशंस, दे ऑफन इंक्लूड हाई टेक फीचर्स। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी हेलुसिनेशंस अलग होती हैं, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड हेलुसिनेशंस होती हैं, नियॉन लाइट, जो चीज़ें उन्होंने देखी हुई है ऑलरेडी। और जो थोड़े से लेस डेवलप एरियाज से होते हैं ना, उनको दूसरी टाइप की उनको भूतों की, डीमंस की, इस तरह की। तो जो जिस कल्चर का है, जिसने जो चीज़ देखी हुई है, उसको उस टाइप की हेलुसिनेशंस होती हैं। फिर द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ दीज इज कैटाटोनिक टाइप। तो कैटाटोनिक मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल ही या तो घंटों तक हिलेंगे नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वाइल्डली बिहेव करते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने टाइप लिखे हुए हैं। मेजर टाइप कैटाटोनिक हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, फिर पैरानॉइड हो गया, एंड देन अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब जिसमें डिल्यूजन हेलुसिनेशन सब कुछ ही होता है। रेजिडुअल का मतलब होता है जो विड्रॉल टाइप का होता है, विड्रॉल मतलब जिसमें मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाती है। कॉज क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि जेनेटिक फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉज है ही है। अगर फैमिली एनवायरनमेंट या फैमिली में कुछ ऐसा है तो वो आगे पास ऑन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। And schizophrenia does not appear to be traceable to a single gene. However, on the contrary, research findings suggest that many genes and many environmental factors, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल जीन है उसका कि उसको अगर हमने हटा दिया तो पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा। तो बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस डिसऑर्डर की तरफ प्री डिस्पोज फैक्टर्स होते हैं। यहाँ एक इन्होंने ना एक स्टडी के बारे में बताया हुआ है, फिनलैंड में हुई थी। 144 चिल्ड्रन born to schizophrenic mothers and adopted shortly after birth were compared with adopted children born to non-schizophrenic mothers. Results indicate that fully 9% of those with schizophrenic mothers showed mental disorder. तो कंपेयर किया था कि जो बच्चे जिनकी मम्मियों को स्किज़ोफ्रेनिया था और बाकी दूसरा ग्रुप जिनकी मदर्स को नहीं था, वो जब उनका बर्थ हुआ और उनको अडॉप्ट कर लिया गया कहीं और, ऐसे 144 बच्चे थे। तो अडॉप्शन के बाद जैसे वो कहीं और रह रहे थे, अपने मदर्स के साथ नहीं रह रहे थे, तो जिनके मदर्स को स्किज़ोफ्रेनिया था उसमें से 9% बच्चों के अंदर भी ये जो डिसऑर्डर है वो मिला था। जेनेटिक फैक्टर्स, उसके बाद ब्रेन डिसफंक्शन भी है। ब्रेन डिसफंक्शन में ये कह रहे हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उनके ब्रेन में ये देखा गया है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जो स्पेसेस होती हैं ब्रेन में, फ्लूइड फिल्ड होता है जहाँ पे एक तरह का, वो वेंट्रिकल ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं, और वो इंक्रीज साइज होने की वजह से उनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एबनॉर्मलिटीज़ होने लग जाती हैं और उनको हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं। तो ये एक चीज़ कॉमन मिली है एक उन सब लोगों में जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे प्रूनिंग करते हैं ना, कई बार प्रूनिंग का क्या मतलब है, जैसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस काट देते हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली होती है हम उन्हें काट देते हैं, तो इस तरीके से
causes of schizophrenia relates to the onset of disorder to a natural pruning of neural circuits in the brain. जब कुछ ऐसे न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो कट जाते हैं, उसकी वजह से that seem to occur as individual leave adolescence, जब हम एडल्ट बनते हैं तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं हमारे न्यूरॉन्स की जो हट जाती हैं, उसको प्रूनिंग बोलते हैं. तो जब वो रिमूव हो जाते हैं सर्किट्स, तो ब्रेन और ज़्यादा बेटर, क्योंकि देखो आप पेड़ों में या पौधों में कभी आपने देखा होगा कि जो माली होता है वो एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस होती हैं वो काट देता है जिससे और अच्छे से पेड़ बड़े हो सके. तो जब ऐसे होता है तो हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उसको प्रूनिंग बोलते हैं. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू प्रोमोडल प्रूनिंग थ्योरी दिस प्रोसेस गोज एस्ट्रे इन सम पर्सन. और किसी किसी में क्या हो जाता है कि जब ये प्रूनिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, मान लो आपने मेन ब्रांच ही काट दी, तो क्या होगा, गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी उसकी ग्रोथ में. तो इनके साथ भी यही होता है, इनके अंदर प्रूनिंग कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली हो जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरल लिंक्स एलिमिनेट हो जाते हैं और उन लोगों के अंदर ये स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स मतलब शुरू से नज़र आने लग जाते हैं. Term promodal refers to the earlier stage of schizophrenia when major symptoms are not present. तो promodal का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब शुरू शुरू में ये सिम्टम नजर आने शुरू होते हैं. तो ये तो हो गया ब्रेन डिसफंक्शन रीजन. फिर बायोकेमिकल फैक्टर्स में क्या ये बात कर रहे हैं कि जब न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं. अब इसमें कुछ फैक्ट्स ही कह रहे हैं कंसीडर करने के लिए, जैसे ड्रग्स दैट इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी. अगर आपने कोई ऐसा ड्रग दिया है किसी पेशेंट को, जैसे कोई डिप्रेशन में होते हैं लोग और क्या ऐसी कोई डिसऑर्डर होता है जिसमें डोपामाइन इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनी के सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं. दूसरा, ड्रग्स दैट ब्लॉक एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन आर इफेक्टिव. तो अगर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं डोपामाइन के एक्शन को, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनी के सिम्टम्स घट जाते हैं. Together, these findings point to possibility that excessive activity in the dopamine system, तो जिनके अंदर डोपामाइन यानी कि एक्सेसिव हो जाता होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके अंदर ये सिम्टम्स भी बढ़ जाते होंगे. ये कहने का मतलब इनका ये है कि डोपामाइन एक रीजन हो सकता है. लेकिन अकेला डोपामाइन ही नहीं है, और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. मतलब डोपामाइन अकेला ऐसा नहीं है फैक्टर जो स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर रहा है, तो हम उसको रोक के नहीं ठीक कर सकते हैं. तो जो ड्रग्स दिए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उसमें डोपामाइन के अलावा और भी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल किया जाता है. फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों की फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं और स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो भी एक फैक्टर है कि स्किज़ोफ्रेनिया जल्दी एक अपीयर होने लग जाता है. जिनके अंदर ऑलरेडी ये जीन है और वो प्री डिस्पोज्ड हैं, अगर उस तरह की अगर उनकी फैमिली में भी स्ट्रेस होगा, उनके एनवायरनमेंट में भी स्ट्रेस होगा, तो वो जल्दी उस चीज़ को सफ़र करना शुरू कर देंगे. इवन ये कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद भी ये लोग रिलैप्स कर जाते हैं अगर इनकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल है या इनको इनकी तरफ लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है. तो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं ये भी कॉज करते हैं कि डिसऑर्डर जो है वो बार बार होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.